हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग का पॉइंट नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपने पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया होगा बाय इंडक्शन। मेरी जो दूसरी वीडियो है वो इंडक्शन के ऊपर है कि इंडक्शन से किस तरीके से बॉडी को चार्ज करा जाए, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ्रिक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज करा जाए और साथ ही साथ कंडक्शन से कैसे करा जाए। 3 तरह के प्रोसेस होते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। एक होता है इंडक्शन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, और दूसरा होता है फ्रिक्शन, और तीसरा होता है कंडक्शन। तो अभी मैं फ्रिक्शन के बारे में समझाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप कुछ जरूरी चीजें समझिए बच्चों। जैसे पहली जरूरी चीज आपको वर्क फंक्शन मालूम होना चाहिए। दूसरी जरूरी चीज आपको मालूम होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, ठीक है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद आपको फ्रिक्शन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है आपने। तो जब भी आपके पास कोई मेटल पीस होता है, जब भी आपके पास कोई ये मेटल का ऐसे पीस होता है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके सरफेस पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम लाइट मार के विद सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट मार के विद सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इज इक्वल टू एच न्यू लिख देते थे। E इज इक्वल टू एच न्यू। E का मतलब हो गया एनर्जी, H का मतलब हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आप बताओ, सरफेस पे जब ये एनर्जी जाएगी, सरफेस पे जब ये एनर्जी जाएगी तो सरफेस कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जा पाएगी, पर मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो चाहिए ना। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसे हम लिख सकते हैं ई नॉट। ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, मिनिमम एनर्जी। और दूसरा नाम होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। और ये मिनिमम एनर्जी तो चाहिए भैया। न्यू नॉट क्या हो जाएगा, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। आप लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी हुई होगी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों इसे, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। आप इस ई नॉट को, आप इस ई नॉट को फाई से भी दिखा सकते हो, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो, या तो मिनिमम एनर्जी बोल लो, या तो वर्क फंक्शन बोल लो। तीनों के नाम इसी के ही हैं, तीनों के नाम इसी के ही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। लाइट मार के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिनिमम एनर्जी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। चाहे ई नॉट से दिखा दो, चाहे फाई से दिखा दो, बात सेम है। तो बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से निकलेगा, और यहां पर इजीली निकल जाएगा, यहां पे इजीली निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, डिफिकल्ट वे में निकलेगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर वर्क फंक्शन कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही ढीला है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा टाइटली पैक नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपना फ्री है, तो आप आराम से निकाल सकते हो ना इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मजबूती से किसी अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो निकालना मुश्किल होगा। निकालना मुश्किल होगा तो वर्क फंक्शन आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो निकालना मुश्किल होगा। वर्क फंक्शन कम दोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। अब ये पूरा कहानी मैं इसमें क्यों समझा रहा हूं आपको बच्चों, इसमें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रगड़ने पर, दो मेटल को जब रगड़ा जाता है, रगड़ने पर जब फ्रिक्शन कराया जाता है दो मेटल का, जब आपस में इसको रगड़ देंगे, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इनको रगड़ेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि इस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, इस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, और इस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। इसका लेस है, इसका ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, इसलिए तो पढ़ाया मैंने आपको। ये इतना समझ गए, अगर कंक्लूजन समझ गए, फैक्टर समझ गए, तो ये बताओ ए बॉडी और बी बॉडी में से अगर इसका फंक्शन, वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलेगा। तो आपका जवाब होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्योंकि यार हमें पता थोड़ी ना है कि बॉडी, हमारे पास जो दो बॉडी है हम दोनों को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, कहीं से भी, इस वाले से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, इस वाले से भी ट्रांसफर हो सकते हैं।
तो हम रट लेंगे क्या ऐसे कि ऐसे रगड़ेंगे तो ए से भी ट्रांसफर होंगे, बी से भी ट्रांसफर होंगे। रटने वाली बात नहीं है, मुद्दे को समझो। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब आप दो बॉडी को रगड़ोगे तो एक बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा और एक बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो दो बॉडी को जब आप रगड़ोगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो हो सकता था कि बी का कम होता तो बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता उधर की तरफ, और हो सकता है कि मैं तो एग्जांपल ये ले रहा हूं कि ए का वर्क फंक्शन कम होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर होंगे। तो कहने का मतलब ये है जिसका वर्क फंक्शन कम उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे रबिंग के बाद दूसरी बॉडी में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब निकल गए इधर से तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जब निकल गए इधर से तो ये पॉजिटिव बॉडी बन गई, इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो ये नेगेटिव बॉडी बन गई, इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल गए तो इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बेचारा लाइटर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे हैं यानी कि थोड़ा पार्टिकल्स इसके अंदर आ रहे हैं तो वेट इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा हैवियर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे चीजें हैं बच्चों जो आपको मालूम होनी चाहिए। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे रबिंग के दौरान, और वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बॉडी बन जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के दूसरी बॉडी में चलेगा, मतलब पार्टिकल्स जो थे उसके पास वो सारे निकल के उधर जा रहे हैं, मतलब ये लाइटर बॉडी बन जाएगी, और सारे जिसमें जा रहे हैं वो हैवियर बॉडी बन जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा हो सकता था कि बी का कम होता तो यही पूरा प्रोसेस इसके लिए उल्टा हो जाता, बी पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, बी लाइटर हो जाता और ये हैवियर हो जाता। ठीक है, और बी का वर्क फंक्शन कम होता और इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता। तो क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? तो ये इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को डिटेल में समझ गए आप? ठीक है, तो एक बार मैं जरा इस थ्योरी को भी पढ़ देता हूं। ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। व्हेन वी रब वन बॉडी अगेंस्ट द सरफेस ऑफ another body, then due to friction electron get transfer from a body, due to the friction इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस बॉडी से होंगे? जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा, हैविंग लोअर वर्क फंक्शन। फाइव से दिखा दो या तो E0 से दिखा दो, बात से मैं किसी से भी दिखा दो। तो body having higher work function, due to this body which loses electron get positively charged and lighter, and body which gain electron are negatively charged and heavier। ठीक है, तो ये बच्चों थ्योरी हो गई जो आप लिख सकते हो, और ये मैंने आपको समझा दिया। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए। उसके बाद तीसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग करते हैं कंडक्शन। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, फिर कंडक्शन करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलिए कंडक्शन को समझे। तो कंडक्शन बच्चों मतलब टच करना है, मतलब दो बॉडीज को आपस में टच करना है। दो बॉडीज, या तो एक बॉडी चार्ज वाली हो सकती है या तो एक बॉडी बिना चार्ज वाली हो सकती है, या तो दोनों ही बॉडी चार्ज वाली हो सकती है। तो कंडक्शन में होता यह है कि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, और दूसरी जो अलग अलग साइजेस की बॉडी होती है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आइडेंटिकल साइज वाली बॉडी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। ये सिर्फ आइडेंटिकल बॉडीज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, और अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं होगी तो उनमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं। मैं यहाँ पे ए बॉडी लेने वाला हूं। ये ए बॉडी हो गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ए बॉडी हो गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कितना चार्ज है? ये क्यू चार्ज है। ठीक है, क्यू ए चार्ज है, और क्या बोलते हैं इसके ऊपर चार्ज है क्यू ए। और यहाँ पे मेरे पास कोई बॉडी है, ये बी बॉडी मान लो, जो कि अनचार्ज है, यानी कि इसका जो चार्ज है वो कितना है? 0। चार्ज कितना है? 0। तो मैं क्या कराऊंगा? कंडक्शन कराऊंगा बच्चों। कंडक्शन कराने में दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। कंडक्शन कराने पे दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो कांटेक्ट में जब मैं लाऊंगा तो मैं इनको छुआ दूंगा। ये ए बॉडी हो गई, ये बी बॉडी हो गई, ये इसका चार्ज ए हो गया, इसका जो बी का चार्ज है वो क्या है? अभी फिलहाल 0 है। ठीक है, ए पर कुछ चार्ज है, ये प्लस का कुछ चार्ज होगा यहाँ पे बॉडी में। तो ये चार्ज जो है आइडेंटिकल बॉडी में इक्वली ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। ये चार्ज आइडेंटिकल बॉडी में इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके ऐसा है कि सोच विचार के आप सीधा आंसर लिख सकते हो, या तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूं, उससे आप हर चीज को कैलकुलेशन कर सकते हो कि किसमें कितना चार्ज बटेगा। बहुत आसान फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है बच्चों मेरे पास, मान लो अब मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा।
तो इसके ऊपर भी कोई नया चार्ज आ जाएगा, इसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और इसका चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा। ये भी इक्वल अमाउंट में रखेगा अपने अंदर चार्ज और ये भी इक्वल अमाउंट में रखेगा अपने अंदर चार्ज। तो मैं न्यू नाम मान लेता हूँ, क्यू डैश ए मान लेता हूँ और क्यू डैश बी मान लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितना आएगा चार्ज। देखते हैं फॉर्मूले से कितना आएगा चार्ज। सीखिए, फॉर्मूला ये है कि मैं चार्ज को, कि मैं जो भी नया चार्ज जब मेरा निकलेगा क्यू डैश ए, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा और डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा डिवाइड जितना भी चार्ज हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में चार्ज की वैल्यू हमें देकर रखेंगे, 3 कूलम चार्ज कूलम, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो बताओ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। इसमें 0 है इसमें q है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो सब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी बताइए कि क्या बोलते हैं। अच्छा, ए बॉडी पर, ये ए बॉडी, ये चार्ज, ठीक है, ये बी बॉडी का चार्ज, ए बी को मिटा देते हैं। इसके ऊपर Q है, इसके ऊपर Q0 है, इसके ऊपर Q है, इसके ऊपर Q0 है, पर ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, इक्वल अमाउंट में चार्ज होना चाहिए। अब मैं देखता हूं कितना होता है। ठीक है, तो पहली बॉडी का क्या है, पहली बॉडी का Q है, दूसरी बॉडी में 0 है, डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब Q/2 आ गया, इसका मतलब Q डैश बी। तो कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज जो इसके अंदर होगा Q होगा, वो Q/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 में डिस्ट्रीब्यूट, इसके अंदर भी Q/2 आ जाएगा और इसके अंदर भी Q/2 आ जाएगा, A और B में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों इसे ही कहते हैं कंडक्शन, इसे ही कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये होता है एक चार्ज वाली होगी, एक ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बिना चार्ज वाली आपको मिलती है, तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, जो भी चार्ज होगा, चाहे दोनों में चार्ज हो, चाहे एक चार्ज हो, चाहे एक अनचार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे दोनों में चार्ज हो, दोनों में चार्ज डाल दो। यहाँ पे 5 कूलम है, यहाँ पे 10 कूलम है, 5 और 10 डाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बोलता है 7.5 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ रहा है ना आपको समझ में? तो ऐसे करना है बस आपको। तो बच्चों इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं पेपर में। तो मैं आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो मान के चलिए कि हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, मान के चलिए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, थ्योरी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना नोट कर लो उतना काफी है। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आप भी क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर आप मेरे से आंसर मैच कर लेना। ठीक है, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा सकता। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो एनालाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, टाइम है हमारे पास बहुत। ठीक है, पूरा 1 घंटा हम एक क्वेश्चन में निकाल देंगे, लेकिन करना खुद से है। एक बार दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ। एक स्पेयर ए है, एक स्पेयर बी है, एक है 3Q, एक है माइनस का 2Q, और दोनों को पहले छुआना है, फिर सेपरेट करना है, उसके बाद जाके नए चार्ज बताना है। ओके, तो चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, और मैं भी करता हूँ साथ ही साथ। तो चलो देखो कैसे करेंगे। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर A and B, आइडेंटिकल साइज हैविंग चार्जेस 3Q एंड माइनस 2Q। हमारे पास यहाँ पे एक A बॉडी है और एक हमारे पास यहाँ पे B बॉडी है, एक का चार्ज है 3Q और एक का चार्ज है माइनस 2Q। सिंपल है। तो ये चार्ज ऑफ A दे रखा है और ये चार्ज ऑफ B दे रखा है, ये चार्ज ऑफ A दे रखा है और ये चार्ज ऑफ B दे रखा है। इनको जरा हम कॉन्टेक्ट में ले आते हैं बच्चों, कॉन्टेक्ट में। तो कॉन्टेक्ट में जब हम इनको आपस में लाएंगे और इनको टच करवाएंगे, इनको टच करवाएंगे, तो टच करवाने से ये इक्वली पार्टीशन करेगा, चार्जेस का क्या करेगा, इक्वली पार्टीशन। फॉर्मूला क्या समझाया था अभी मैंने आपको? फॉर्मूला ये समझाया था कि यहां पर जो आप सेपरेट करके चार्ज देखोगे, यहां पे जो आप सेपरेट करके चार्ज देखोगे, जो भी चार्ज आपको मिलेगा तो एक नया चार्ज मिलेगा, जिसे Q डैश A मान लेते हैं और Q डैश B मान लेते हैं। देखते हैं नया चार्ज क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा। तो फॉर्मूला है हमारे पास Q डैश A इज इक्वल टू QA प्लस QB अपॉन 2। बताओ QA कितना है बच्चों? QA 3Q है, QB कितना है? माइनस का 2Q। तो ये हो जाएगा 3Q माइनस का 2Q अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q/2। कितना आ जाएगा? Q/2। क्या सही करा हमने? Q/2। और ये आपका Q डैश B के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इस वाली बॉडी पे भी Q/2 आ जाएगा, इस वाली बॉडी पे भी Q/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
तो जब आप 3Q और -2Q को छुआओगे, आपस में छुआओगे, तो आपका जो नया सेपरेट करने के बाद जो नया चार्ज होगा ए बॉडी पे वो भी Q/2 होगा, बी बॉडी पे क्या होगा वो भी Q/2 होगा, ये भी आपका Q/2 होगा, ये भी आपका Q/2 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद करना, अगला क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन खुद करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई आपको भी करना पड़ेगा, एनालाइज करना है आपको। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग balls A and B having charges -Q and +3Q respectively, they brought in contact, आपस में कांटेक्ट में आएंगे with each other and then separated by a distance of D, उसको सेपरेट कर देंगे। फाइंड द नेचर ऑफ कोलम्बियन फोर्स, पहले चार्जेस फाइंड आउट कर लो कि सेपरेट करने के बाद क्या चार्जेस हैं, उसके बाद आपकी कोलम्बियन फोर्स निकाल दो, क्या अट्रैक्शन कर रहा है कि रिपल्शन कर रहा है, करके देखो, करके देखो। एक आपके पास यहाँ पे ए बॉडी है, आपके पास यहाँ पे बी बॉडी है। अभी जो चार्ज है ए पे माइनस का क्यू है, बी पर आपका प्लस का 3Q है, ये इसका QA है, ये इसका QB है। आपस में हम इनको टच कराएंगे, आपस में हम इनको कनेक्ट करेंगे ए और बी को, तो ये माइनस का Q है, इसका प्लस का 3Q है। तो आपस में जब कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद जब इसे सेपरेट करेंगे, ए और बी को जब सेपरेट करेंगे विद डिस्टेंस D, ठीक है, तो माइनस का Q प्लस का 3Q। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसके जरा नए चार्जेस देखते हैं, कितने क्या क्या नए चार्जेस इनके आएंगे, चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा Q' A इज इक्वल टू QA प्लस QB/2। तो QA कितना है, QA मेरे पास माइनस का Q है, ये माइनस का Q हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 3Q, प्लस का 3Q/2, तो कितना आ गया 2Q/2, तो ये आ गया Q। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपका Q' Q के बराबर और नया Q भी Q के बराबर, मतलब माइनस का Q और 3Q का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके अंदर भी चार्ज Q आएगा और इसके अंदर भी चार्ज Q आएगा, सिमिलर चार्ज आएगा प्लस Q, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस Q आएगा और यहाँ पे भी प्लस Q आएगा, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव। तो यहाँ पे बोलेंगे रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, नेचर में कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसका जल्दी जल्दी नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त लेवल का एकदम, मजे आ जाएंगे आपको करने में इसको, और इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी बच्चे हुए कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई करा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉडीज A and B हैविंग अ चार्ज +Q एंड -2Q -10Q, दो चार्ज बॉडी है A और B, एक का चार्ज है प्लस का 4Q और दूसरे का चार्ज है माइनस का 10Q, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। एक पहली बॉडी है उसका प्लस का 4Q है और जो दूसरी बॉडी है उसका -10Q है, ओके। उसके बाद आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब एक तीसरा है, तीसरा चार्ज बॉडी जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ए, पहले इस सी को ए के साथ रखेंगे, एंड देन स्फीयर बी, फिर इस सी को बी से छुआएंगे, ठीक है। उसके बाद ए और बी के चार्जेस बदल जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। भाई एक बार सी से इसको छुआएंगे, एक बार सी से इसको छुआएंगे तो बदल जाएंगे ना, ठीक है, चार्जेस। और बदलने के बाद हमें ए और बी को आपस में कांटेक्ट में लाना है, उसके बाद सेपरेट करके तब देखना है ए और बी में कितने चार्ज होंगे। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है, चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं ए और सी वाला करने वाला हूँ। ये मेरे पास ए बॉडी हो गई, ये बॉडी मेरे पास सी हो गई। ए बॉडी पर भी कितना चार्ज है, प्लस का 4Q, इस पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो देखते हैं चला कितना आएगा, तो Q' A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 4Q और प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 जा 4, ये आ जाएगा 2Q। इसका मतलब ये हो गया इस पे चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया। जब इसको दोनों को छुआएंगे आपस में, ये A हो गया, ये C हो गया, इसका प्लस का 4Q है, इसका 0 चार्ज है अभी। उसके बाद जब इनको सेपरेट करेंगे, जब इसको सेपरेट करेंगे, ये A हो गया, ये C हो गया, तो A पे चार्ज आ जाएगा, Q डैश A पे चार्ज आ जाएगा 2Q, और Q डैश C पे चार्ज आ जाएगा 2Q। दोनों पे 2Q चार्ज आ जाएगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या करा, A पे 4Q चार्ज है, C पे 0 चार्ज है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाए। जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाए तो 2Q चार्ज बढ़ गया। आपने 4Q में से 2Q चार्ज उसने इससे दे दिया, 0 चार्ज है अभी, तो 4 में से 2Q चार्ज इससे दे दिया, इसका 2Q, इसका 2Q। आया समझ में। दूसरा केस, अब इस C वाली बॉडी को, अब इस C वाली बॉडी को जिसके ऊपर 2Q चार्ज आ चुका है, अब इसको इससे छुआना है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे B बॉडी है और ये मेरे पास C बॉडी है। B बॉडी पे चार्ज है माइनस का 10Q, इसके ऊपर आ चुका है 2Q। चलो आपस में कांटेक्ट करते हैं इनका। तो जब इनका आपस में कांटेक्ट करते हैं B और C का, माइनस 10Q का और 2Q का, उसके बाद तब जाके जब इन्हें सेपरेट करेंगे, जरा देखते हैं कितना आ रहा है, B का कितना आ रहा है, C का कितना। तो यहाँ पे Q डैश B इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 10Q और प्लस 2Q अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका कितना कितना कितना, ये आ जाएगा माइनस का 4Q। तो ये भी आपका क्या बोलते हैं, माइनस का 4Q हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का 4Q हो जाएगा, ठीक है। तो B पे आ गया माइनस का 4Q, A पे आ गया 2Q। और उसने उसके बाद क्या बोला, जब आप C से टच करवा दोगे तो C से टच कराने के बाद जो A और B के ऊपर चार्ज आएगा उसको टच करा के उसको सेपरेट करके तब A और B का नया चार्ज बताना है। तो यहाँ पर करना ये है कि A का चार्ज मुझे मिल चुका है कितना, A का चार्ज मुझे मिल चुका है 2Q, और B का चार्ज मुझे कितना मिल चुका है, B का चार्ज मिल चुका है माइनस का 4Q, माइनस का 4Q। जरा इनको आपस में टच करवाते हैं A और B को, ये 2Q हो गया, ये माइनस का 4Q हो गया, और इनको आप सेपरेट कराते हैं, देखते हैं चार्ज कितना आएगा बच्चों, देखते हैं। लेट्स सी, Q डबल डैश A इज इक्वल टू कितना चार्ज है, 2Q और माइनस का 4Q अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का Q। इसका मतलब इसके अंदर भी माइनस Q, इसके अंदर भी माइनस का Q, तो जो Q डबल डैश B होगा वो भी कितना होगा, माइनस का Q। तो फाइनली लास्ट का आंसर मेरा माइनस Q आएगा और माइनस Q आएगा। ओके, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो चार्ज बॉडी दे रखी है, एक अनचार्ज बॉडी दे रखी है। पहले अनचार्ज बॉडी को A पे लगाना था, उसके बाद अनचार्ज बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2Q, और A भी हो जाएगा 2Q। अब ये जो चार्ज हो चुका है, C जो चार्ज हो चुका है, इसको अब B से टच कराना है। B का माइनस 10 कूलम है, और जब इससे टच कराया तो क्या बोलते हैं, B का माइनस 4 आया, C का भी अब माइनस 4 आया। अब यहाँ पे A का 2Q हो चुका है, इसका 4Q। अब इन दोनों को टच कराना है आपस में, इन दोनों को टच कराया आपस में, और माइनस का Q, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो बच्चों ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कंडक्शन में, और हमेशा आते हैं पेपर में। तो आप लोग रेडी रहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कराने वाला हूं। सिंपल सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टी और नॉर्मल प्रॉपर्टी। तो मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी करा रहा हूं, और बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो होते हैं चार्ज के, वो लिख लेते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, तो कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कर लेते हैं। अगली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी बहुत मस्त है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा एडिटिविटी बोलते हैं उसे। तो चलो पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइक चार्जेस आर रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत पुरानी कहानी है, इस पर कोई भाषणबाजी तो करनी नहीं है, मुझे बस एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज कहते हैं। नॉर्मल कोई भी टीचर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल लॉ क्या है चार्ज की, आप बोलोगे लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज कहते हैं, नई टर्म है, याद कर लो। पॉइंट नंबर 2, द चार्जेस नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बकवास है ये, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर साइन ऑफ चार्जेस आर यूज्ड इन एडिशन ऑफ द चार्जेस। प्रॉपर साइन लगाने पड़ेंगे एडिशन करने के लिए चार्जेस का। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनस का 3Q है, प्लस का 2Q है, या प्लस का 3Q है, माइनस का 2Q है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर माइनस का Q आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का Q आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर साइन यूज होंगे चार्ज का एडिशन करने के लिए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, अगली वीडियो में।
फिर उसके बाद चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आज अभी नोट कर लो। और जो चौथी वीडियो होगी उसमें मैं आपको एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताऊंगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। और जिसने अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो ना देखी हो वो देख ले, टाइप करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आरकेसी क्लास 12, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, पुरानी वाली आ जाएगी वैसे तो, ठीक है, जो बहुत पुरानी बना रखी है, तो वो मत देखना। उसमें माइक वाइक हमारे पास था नहीं उस समय, ठीक है। अब थोड़ा बजट बढ़ गया है तो माइक भी आ गया है, कैमरा भी आ गया है। तो टाइप करना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस क्लास 12 आरकेसी, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो उससे आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख लेना, या इसी वीडियो से चैनल खोल के पहली वीडियो दूसरी वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में है। मुझे उम्मीद है कोई स्कूल का टीचर नहीं कराने वाला आपको वो चीज़ें जो मैंने चार्जेस के बारे में कराई है। तो आपको खुद के लिए पढ़ना है, क्लास 12 के लिए पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप कहीं पे किसी क्वेश्चन में मात ना खा जाओ और आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी वो बातें आपको याद रहेगी। भले ही इस समय थोड़ी कम यूज हो वो, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे इन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्योंकि सब अपना कूलम लॉ वॉल्यूम लॉ पढ़ के बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपका सवाल वो भी होगा कूलम लॉ कब स्टार्ट होगी, तो कूलम लॉ 5वीं वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। 4 वीडियो तक आपका चार्जेस ही चल रहा है। सोचो चार्जेस कितना डिटेल में और इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो और क्या बोलते हैं, जो भी जरूरतमंद बच्चे हो उनको मेरी वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके बिल्कुल डिटेल में। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।